आज का टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हम लोग इसके थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से टाइप के चार्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी की थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ बेसिक ग्राफ्स, तो सबसे पहला है आप लोगों का बार चार्ट, जो आपके सिलेबस में है। तो बार चार्ट को यहाँ पे पढ़ती है कि किस तरीके का होता है और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स और कैटेगरीज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। यानी कि बार चार्ट में क्या होता है, जो बार दिए जाते हैं वो उनके बीच की जो विड्थ होती है वो आपकी क्या होती है, बराबर होती है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। आप लोगों को क्या दे रखी है, पॉइंट्स दिए रहते हैं। यूज टू कंपेयर एंड डिस्प्ले कैटेगोरियल डाटा, यानी कि यहाँ पर डाटा को कंपेयर और डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब किस तरीके का होता है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बार चार्ट का। तो देयर आर 4 टीम्स, 4 टीमें हैं, एंड देयर स्कोर इज मेंशन, उनका स्कोर मेंशन करा हुआ है। स्कोर गिवन ऑन हॉरिजॉन्टल साइड, स्कोर जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड पे दे रखा है। हॉरिजॉन्टल साइड क्या होती है, ये वाली साइड जो मैंने एरो से दर्शा रहा हूँ आप लोगों को। विद एन इंटरवल ऑफ 5 एंड टीम नेम मेंशन इन वर्टिकल साइड, और वर्टिकल साइड में टीम के नाम मेंशन करे गए हैं। तो इस तरीके का आप लोगों का बार चार्ट होता है। वर्टिकली टीम के नाम मेंशन कर दिए, जैसे कि इसमें 4 टीम है, टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 4। और हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ये दे रखा कि प्रत्येक टीम कितना स्कोर करती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टीम 1 के बारे में, तो 20 और 25, यानी कि यहाँ 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24। तो 24 का स्कोर कर रही टीम 1। अगर टीम 2 की बात करें तो 35 के बाद क्या आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 36 का स्कोर कर रही टीम 2। और अगर टीम 3 की बात करें तो 25 के बाद 26 का स्कोर कर रही टीम 3। और टीम 4 की बात करें तो 36, 37 और 38, यानी 38 का स्कोर कर रही टीम 4। तो इस तरीके से आप लोगों का वर्टिकली टीम के नाम है, हॉरिजॉन्टल स्कोर है, और प्रत्येक टीम का इंडिविजुअल यहाँ पर एक स्कोर है। तो ये डाटा दर्शाने के लिए हमने बार चार्ट का यूज करा है, और किस तरीके से कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। तो ऐसे एग्जांपल्स बार चार्ट के जरिए आप लोग दिखा सकते हो। बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस पे फर्दर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि कैसे क्वेश्चंस बार चार्ट के आपके एग्जाम में आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही कि बार चार्ट कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे हम लोग बार चार्ट के जरिए अपने डाटा को दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया बार चार्ट। अब इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग लाइन चार्ट के बारे में, कि लाइन चार्ट कैसा होता है। कि डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस टू शो ट्रेंड्स एंड चेंजेस ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि डेटा के पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग डेटा की ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि किस समय ट्रेंड्स कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है ना। टाइपिकली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग टाइम सीरीज डेटा, ये आप लोगों का बेसिकली टाइम सीरीज डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से है, इमेजिन ए स्टार्टअप कंपनी वांट्स टू ट्रैक इट्स मंथली रेवेन्यू ग्रोथ ओवर ए ईयर। ये सोच लो कि एक स्टार्टअप कंपनी है जो आपका अपना मंथली ट्रैक रखना चाहती है, अपनी रेवेन्यू ग्रोथ का, 1 साल का अपनी रेवेन्यू ग्रोथ का प्रत्येक महीने का ट्रैक रखना चाहती है। हेयर आर देयर मंथली रिवेन्यू नंबर्स इन थाउजेंड्स। यहाँ पर इसके जो हर महीने के रिवेन्यू की संख्या है हजारों में दे रखी है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक। जैसे कि जनवरी में इसकी जो रिवेन्यू है वो 10,000 है। कितनी है, 10,000। फरवरी की जो रिवेन्यू है वो 12,000 है। मार्च की जो रिवेन्यू है वो 14,000 है। अप्रैल की जो रिवेन्यू है वो 18,000 है। और मई की जो रिवेन्यू है वो 20,000 है।
क्लियर। नेक्स्ट, जून की जो रिवेन्यू है वो 22,000 है, जुलाई की जो रिवेन्यू है वो 24,000 है, अगस्त की जो रिवेन्यू है वो 28,000 है, सितंबर की रिवेन्यू 30,000 है, अक्टूबर की रिवेन्यू 32,000 है, नवंबर की रिवेन्यू 34,000 है, दिसंबर की रिवेन्यू 36,000 है। यानी कि एक स्टार्टअप कंपनी है जिसकी जनवरी से फरवरी तक मंथली हजारों में रिवेन्यू दे रखी है। तो इसे अब हमें लाइन चार्ट पर दर्शाना है ना, एक इस पूरे साल के लिए। आप कैसे करेंगे? लाइन चार्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यानी एक्स अक्ष पे हम महीनों को हम दर्शाएंगे एक्स अक्ष पे, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द रिवेन्यू एंड थाउजेंड्स, और वाई एक्स पे हम लोग जो इनकी रिवेन्यू है उसको दर्शाएंगे। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी से शुरुआत करेंगे। यू वुड प्लॉट ए पॉइंट फॉर ईच मंथ बेस्ड ऑन रिवेन्यू फॉर दैट मंथ। आफ्टर प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स, पहले हम जनवरी से शुरुआत करेंगे प्लॉटिंग की, ठीक है ना। एक्स एक्स वाई एक्स का मतलब क्या है? जैसे इस तरीके से, ये आप लोगों का मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों का यहां पर एक्स एक्सिस है, और ये यहां पर आप लोगों का क्या है? वाई एक्सिस है। इसको यहां पे कर देते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? तो यहां पर तो मंथ्स के नाम आएंगे, मंथ्स, और यहां पर इसकी क्या आएगी? रिवेन्यू आएगी। क्लियर है? और डॉट डॉट से यहां पे इस तरीके से हम लोग दर्शाएंगे, और फिर इन डॉट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। क्लियर है? यू वुड देन कनेक्टेड them with a line. This gives a visual representation of how the revenue is changing from month to month, जिससे हम लोग विजुलाइज कर पाएंगे कि महीने से महीने में कितना रिवेन्यू चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद देखते हैं, फ्रॉम दिस लाइन चार्ट यू कैन ऑब्जर्व ट्रेंड्स ओवर टाइम। इस लाइन चार्ट के जरिए आप लोग इस पूरे एक साल के लिए इसके ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर पाओगे, सच आज कंसिस्टेंट ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर, और देख पाओगे कि इस पूरे साल में कितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अब जैसे यहां पर दिखाया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आप लोगों का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां पे तो क्या दिखा दिया आप लोगों की? मंथ्स दिखा दिया। ये आप लोगों का यहां पर मंथ्स। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पर क्या दिखा दो? आपकी रिवेन्यू, और वो भी 1000 में, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, जनवरी में जैसे 10,000 है, फरवरी में 12,000, मार्च में 14,000, अप्रैल में 18, मई में 20 है, जून में 22 है, जुलाई में 24 है, अगस्त में आप लोगों की 26 है, 26, 28 जो भी है, सितंबर में 30 है, ये डाटा तो दे ही रखा आपको पीछे, अक्टूबर में 32 है, नवंबर में 34 और दिसंबर में 36। तो इस तरीके से आप इस लाइन को हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे, और ये आप लोगों की क्या है? ये ट्रेंड्स, इस तरीके से ट्रेंड्स है पूरी एक साल की। तो यहां से आप लोग कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, ये इजीली दिख रहा है कि हाँ भाई इस स्टार्टअप कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, हर महीने ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ऑल क्लियर? If there were any sudden spike or drop, they would also be evident on the line chart, helping stakeholders understand and react to changes. लाइन चार्ट से क्या होता है? अगर सडनली कोई ग्रोथ आ जाए तो इस लाइन चार्ट के जरिए इजीली दिख जाएगा, और जिसके हिसाब से कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज कर पाए। तो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करना सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो अगला चार्ट आप लोग का आता है वो होता है आप लोग का पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पाई चार्ट के जरिए डिस्प्ले कर सकते हैं, पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस और वेजेस। एक सर्कुलर क्या होता है? चार्ट होता है जो स्लाइस में डिवाइडेड रहता है, विद ईच स्लाइस साइज रिप्रेजेंटिंग ए प्रोपोर्शन ऑफ द होल। यानी कि प्रत्येक स्लाइस जो है वो रिप्रेजेंट करती है पूरे में से स्लाइस। इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर कटी रहती है, कितने भी स्लाइस हो सकती है। यूज्ड टू डिस्प्ले पार्ट्स ऑफ ए होल एंड कंपेयर रिलेटिव प्रोपोर्शन। ऑल क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब देखो एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर कि किस तरीके का आप लोगों का पाई चार्ट यहाँ पर बनता है। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज ऑफ बनानास सोल्ड बाई 4 डिफरेंट शॉप।
यानी कि बनाना की परसेंटेज यहां पर दर्शाई गई है जो 4 अलग अलग दुकानों के द्वारा बेची गई है, ठीक है ना। यानी कि 4 अलग अलग दुकानों में बनाना की परसेंटेज को यहां पर दिखाया गया है। अब जैसे ये पाई चार्ट है और यहां पे कह दिया कि 4 दुकान है जिसपे चारों में बनाना बिखरा है और दुकानों का नाम क्या है, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी, शॉप डी, है ना। और ये बता दिया कि शॉप ए में 37% बनाना की बिक्री हो रही है, शॉप बी में 25% बनाना की बिक्री हो रही है, शॉप सी में 13% बनाना की बिक्री हो रही है और शॉप डी में 25% बनाना की बिक्री हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे को एक पाई चार्ट के जरिए दर्शा रहे हैं और ये पूरा कितना होता है आप लोगों का 100% होता है पाई चार्ट में। वैसे ही सेंट्रल एंगल बन रहा है तो यहां से हम लोग कह देंगे कि जो 100% है यानी कि जो सेंट्रल एंगल है वो आप लोगों का 360 डिग्री के बराबर होता है अगर इस 100% को डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। यानी 100% इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें फर्दर एक और चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा, अगर ये पूछे कि शॉप ए में कितने डिग्री एंगल बन रहा है तो कैसे आप लोग निकालोगे। यानी अगर शॉप ए की बात करें तो 37% है शॉप ए में बनाना की बिक्री, तो 37% को डिग्री में कैसे कहेंगे। आपको पता है कि 100% होता है 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3.6 डिग्री। तो 37% की वैल्यू 37 इंटू 3.6, तो इसको हम लोग डिग्री में यहां पर चेंज कर देंगे। तो 7 छंग 42 का 2 तो 4 बचेगा, 7 तिये 21 और 6 तिये 18, 21 और 18 39 और 4 43 का 3 तो 4 बचेगा और 3 तिये 9, 9 और 4 13 आपका आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। यानी कि बनाना कि जो शॉप ए में 37% की डिग्री है, 37% की बिक्री है, उसको मैं डिग्री में कह दूंगा 133.2 डिग्री। 133.2 डिग्री कितना निकल कर आ जाएगा आप लोग, या आप लोग यहां पर निकल कर आएगा 133.2 डिग्री। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग यहां पर निकाल दोगे। अगर अब हम लोग यहां पर बात करें शॉप बी के बारे में, तो शॉप बी में बनाना की जो सेल हो रही है वो 25% हो रही है और 25% को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं, देखो 100% 360 डिग्री, 100 360 है तो 25% 100 का 1/4 होता है, तो यानी कि डिग्री में क्या हो जाएगा 360 का भी 1/4 हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 9 36 यानी कि 90 डिग्री। अब अगर हम लोग शॉप सी में जब बनाना की सेल आप लोगों की 13% है, इसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 13 इंटू और 1% की वैल्यू 3.6 इक्वल टू 13 6 का 78, 8 7 बच गया, 13 3 39 और 7 आपका 46 होता है। 46.8 डिग्री आप लोगों की शॉप सी में बनाना की सेल निकल कर आ जाएगी। अगर शॉप डी की बात करें तो यहां पर शॉप डी में भी बनाना की जो सेल है वो 25% है और 25% के बारे में आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और टोटल सेल अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 100% बनेगी। 37 और 13 50, 25 और 25 50, 50 और 50 100, है ना। तो सेंट्रल एंगल कंप्लीट 360 डिग्री। तो इसको हम लोग डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपका सेंट्रल डिग्री निकालने के लिए ही आएगा, तो आप लोग समझ गए ना किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ गए किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर ये तो आपने डिग्री में चेंज कर दिया, अगर मान लो कि डिग्री में ही दे दिया, मान लो कि डिग्री में दे दी कोई वैल्यू 36 डिग्री दे दी और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट होता है 360 डिग्री, जो कि कितना होता है 100% के बराबर। तो मुझे निकालनी 36 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और मल्टीपल बाई 36 डिग्री। तो 36 से 360 10 बार जाएगा, इस 0 से 0, तो यानी कि 10% निकल कर आएगा। तो अब आप डिग्री से परसेंटेज और परसेंटेज से डिग्री में इस पाई चार्ट के जरिए चेंज कर पाओगे। यहां से क्वेश्चंस बनता है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है आपका हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम से भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। हिस्टोग्राम कैसा होता है, क्या दिखता है, किस तरीके के डेटा को हम हिस्टोग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें जानते हैं। हिस्टोग्राम्स आर सिमिलर टू बार ग्राफ
बट आर यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा। ये बात समझना ध्यान से, हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट क्या करा जाता है, डेटा को कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, रुको मैं आपको बताता हूं। सच एज एज ग्रुप्स, टाइम इंटरवल्स और मेजरमेंट रेंजेस। द बार इन हिस्टोग्राम्स have no gap between them since the data is continuous, यानी डेटा के बीच में कोई गैप नहीं होता हिस्टोग्राम में, है ना। हिस्टोग्राम्स आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स। अब देखो, अब कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है, जब ये कह दिया कि बार ग्राफ के जैसे ही होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए यूज करा जाता है ऐसे, जैसे यहां पर ये डेटा आएगा कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से बिल्कुल बीच में गैप नहीं होता है। जबकि बार ग्राफ आपने देखा होगा तो बार ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि एक बार था, ये था और ये था, और यहां पर क्या है, ये आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, है ना, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स को जानने के लिए हिस्टोग्राम्स का हम लोग यूज करते हैं, बट सिमिलर टू बार ग्राफ होता है। डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें डेटा कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बार के बीच में गैप नहीं होता है, जबकि बार ग्राफ में जो गैप होता है वो सेम इक्वल गैप होता है। बात समझ में आ रही ना, यानी कि ये जो गैप है, ये क्या होगा, इक्वल गैप होगा। ये तो है आप लोगों का बार चार्ट, और ये क्या है आप लोगों का हिस्टोग्राम, जिससे आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा बार ग्राफ है और कौन सा हिस्टोग्राम है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। इमेजिन यू आर ए स्कूल टीचर, ये सोच लो कि आप एक स्कूल में टीचर हो एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑन ए मैथ टेस्ट आउट ऑफ 100, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है मैथ टेस्ट में 100 में से बच्चों को मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यू हैव 50 स्टूडेंट्स एंड कलेक्टेड दी फॉलोइंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। अब 50 बच्चे आपकी क्लास में और 50 बच्चों को कितने कितने नंबर दिए हैं, एक कलेक्टिव डाटा है आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब जैसे 0 से 10 पॉइंट्स के बीच में 2 स्टूडेंट्स है, ये एग्जाम्पल ले रखा है हमने। 10 से 20 पॉइंट्स के बीच में, और ये पॉइंट्स कहां से मिल रहे हैं, 100 में से 3 स्टूडेंट्स है। 20 से 30 पॉइंट्स के बीच में 4 स्टूडेंट्स है। 30 से 40 पॉइंट्स के बीच में 5 स्टूडेंट्स है। 40 से 50 पॉइंट्स के बीच में 6 स्टूडेंट्स है। 50 से 60 पॉइंट्स के बीच में 5 स्टूडेंट्स है, और 70 से 70 पॉइंट्स के बीच में 8 स्टूडेंट्स है। क्लियर? 70 to 80 पॉइंट्स के बीच में 7 स्टूडेंट्स है। 80 to 90 पॉइंट्स के बीच में 6 स्टूडेंट्स है। 90 to 100 पॉइंट्स के बीच में 4 स्टूडेंट्स है। अब इसको हम हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इमेजिन ए ग्राफ विद एन एक्स एक्सिस एंड ए वाई एक्सिस। ग्राफ को इमेजिन करो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, इस तरीके से मैंने पहले ही बताया था। ये आप लोगों का यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और जी ये आप लोगों का यहाँ पर वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस पर भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द स्कोर रेंज। एक्स एक्सिस पर स्कोर की रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज क्या है, एक है 0 से 10 की रेंज, उसके बाद जो अगली रेंज है वो 10 से 20 की रेंज है, फिर आपकी 20 से 30 है, और इस तरीके से लास्ट रेंज 90 to 100 आप लोगों को दे रखी है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी स्कोर की रेंज दे रखी है जिसको एक्स एक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिस्टोग्राम में। नेक्स्ट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्स पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल क्लियर? चलिए अब आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से बनेगा कि फॉर ईच स्कोर रेंज ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज ए वर्टिकल बार। ठीक है ना, एक्स एक्सिस यानी कि एक वर्टिकल बार होता है जहां पर नंबर की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट राइजेस अप टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इन दैट रेंज ऑन वाई एक्सिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द बार फॉर द 0 to 10 स्कोर रेंज वुड राइज अप टू 2 ऑन दी वाई एक्सिस। यानी कि आपको ये दे रखा क्वेश्चन में कि 0 से 10
पॉइंट के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 2 स्टूडेंट्स है, यानी कि 0 से 10 के बीच में जो आपका क्या बनेगा, जो आपका बार बनेगा उसको 2 तक आप लोगों को लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, 0 से 10 तक अगर ये बार बनेगा, मान लो यहाँ पर 1 है 2 है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को लेकर जाना है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं ध्यान से। दिस वे यू कैन सी एट ए ग्लांस that most student scored between 60 to 70 and 70 to 80। तो इससे हम लोग जैसे ही पूरे डेटा को हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके नंबर किस रेंज में आए हैं। तो देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, यहां पर रेंज दिखा दी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर दिखा दिए वाई एक्सिस पे। अब आपको पता है कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है। 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स है, ये गिवन है डेटा भाई। 20 से 30 के बीच में 4 स्टूडेंट्स है। 30 से 40 के बीच में 5 स्टूडेंट्स है। 40 से 50 के बीच में 6 स्टूडेंट्स है। 50 टू 60 के बीच में 5 स्टूडेंट्स है। 60 टू 70 के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स है। 70 टू 80 के बीच में 7 स्टूडेंट्स है। 80 टू 90 के बीच में 6 स्टूडेंट्स है। 90 टू 100 के बीच में 4 स्टूडेंट्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 से 70 पॉइंट्स प्राप्त कर रहे हैं आउट ऑफ 100। तो ये सारी ट्रेंड्स हम लोग हिस्टोग्राम के जरिए डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हिस्टोग्राम भी क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो मैंने आज यहां पर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करी है बार चार्ट, लाइन चार्ट, देन इसके बाद हमने बात करी है पाई चार्ट और लास्ट में हमने बात करी है हिस्टोग्राम्स। तो ये 4 टाइप के ही डीआई आपके सिलेबस में है। इन चारों के बारे में डिस्प्ले कर ली, कैसा दिखता है, किस तरीके से ट्रेंड्स को हम लोग इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड्स को हम लोग इजीली जान सकते हैं। बाकी इनके जो आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्दर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होगा, जिससे पता लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस इन पर आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।